तो ये जो लेक्चर 3 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, जो मैं ऑलरेडी लेक्चर 1 में रिफ्लेक्शन का बात किया था उसका बेसिक्स, लेक्चर 2 में मैं डेविएशन 2 मिरर के लिए बताया था, कुछ क्वेश्चन भी बताया था। आज ये जो लेक्चर 3 है ना, वो इमेज में जाने से पहले, इमेज तक, इमेज टॉपिक से जाने से पहले मैं ये लास्ट जो दो टॉपिक है रेट्रो रिफ्लेक्शन और रोटेशन, ये मुझे खत्म करना ही है ना। तो पहले मैं बता देता हूं रेट्रो रिफ्लेक्शन। रेट्रो रिफ्लेक्शन सेम सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होना। रेट्रो रिफ्लेक्शन नाम ही बता रहा है सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होना। उसमें भी दो मिरर का जरूरत है। एक मिरर में भी होता है सीधा नॉर्मल इंसिडेंट अगर हुआ तो रेट्रो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। दो मिरर में भी होता है। और याद रखना हायर स्टडी में जाने के बाद ये रेट्रो रिफ्लेक्शन तुम्हें थ्री डायमेंशनली भी मिलेगा, थ्री डायमेंशनली भी मिलेगा। मैं रिवर्स करके बताऊंगा दोनों चीज। मान लिया जाए दो प्लेन मिरर फॉर द टाइम बीइंग मैंने पकड़ा कुछ एंगल पे है, और ऐसा देखा गया कि जो इनिशियल इंसिडेंट रे है, मैं वही कन्वेंशन मेंटेन कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड पॉइंट पे सेकंड मिरर को रखा है ना, क्योंकि मुझे ये पता है ये 90 डिग्री आएगा। मैं रिवर्स करके बताऊंगा, जरूरी नहीं है। फॉर द टाइमिंग में थीटा लिया, लेफ्ट पॉइंट पे मैंने रखा, फर्स्ट मिरर पे इंसिड किया। तो अच्छे से अगर गौर करोगे, बहुत अच्छे से अगर गौर करोगे, तो रेट्रो रिफ्लेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। देखो इस डायरेक्शन में आ रहा था, मैंने ये बोल दिया ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। ये दोनों अगर पैरेलल है इसका मतलब ये इधर जा रहा था, लेकिन अल्टीमेटली फाइनल रिफ्लेक्टेड रे इधर गया। ओ समझ में आया? आया ना? इधर जा रहा था। अभी बोलोगे ये तो ऊपर से जा रहा है, मैं बोलूंगा पैरेलल है भाई, इसको मैं इस साइड में ट्रिक कर सकता हूं, है ना। तो ये डेविएशन जो एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन है, असल में ये दोनों केस में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम ही होगा। ये कितना आ रहा है रे? 180 डिग्री। मतलब ये जो डेल आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है? 180 डिग्री। तो रेट्रो रिफ्लेक्शन हुआ। अभी मुझे बताना है ये एंगल कितना है, ये जो प्लेन मिरर का दोनों का बीच का एंगल है वो कितना है। चलो देख लेते हैं, बहुत आसान। अगर डेल 180 डिग्री है तो मैं अगर इस डेल को एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर के हिसाब से लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूं 360 डिग्री माइनस ऑफ ट्वाइस थीटा। लेक्चर 2, किसी ने अगर लेक्चर 2 नहीं देखा तो लेक्चर 2 पहले जाओ। डेल का वैल्यू 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री माइनस ट्वाइस थीटा। ट्वाइस थीटा कितना आ रहा है रे? 180 डिग्री, मतलब थीटा 90 डिग्री। तो इससे मैं बोल सकता हूं, इससे मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर दो प्लेन मिरर 90 डिग्री पे है तो कोई भी इंसिडेंट रे कोई भी एंगल पे हो, मैं दिखाऊंगा वैल्यू के साथ, कोई भी एंगल पे हो, कोई भी एंगल पे हो, अल्टीमेटली जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे होगा वो इनिशियल इंसिडेंट रे का पैरेलल होगा। वो इनिशियल इंसिडेंट रे का पैरेलल होगा। वो इनिशियल इंसिडेंट रे जो है ये आई मान लो यार, वो इनिशियल इंसिडेंट रो जो है फाइनल रिफ्लेक्टेड रे के साथ पैरेलल होगा। कौन सा केस में? 90 डिग्री में। रिवर्स में बोलोगे कि अगर ऐसा है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों पैरेलल है, मतलब दोनों के बीच का डेविएशन 180 डिग्री है, तो इसका मतलब है दोनों प्लेन मिरर को 90 डिग्री पे रखा गया। दोनों प्लेन मिरर को 90 डिग्री पे रखा गया। ये हो गया रेट्रो रिफ्लेक्शन। विश्वास ना है तो एक वैल्यू से भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। एक वैल्यू पकड़ लेना, कोई भी एक वैल्यू मान लिया जाए। सुनेगा मैं रब कर दे रहा हूं, अगर नहीं लिखी तो ड्राइंग करके लिख लेना, उसी बीच में थोड़ा डाउनलोड भी हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल दिखाने के लिए मुझे क्या दिखाना जरूरी है कि ये जो एंगल है और ये दोनों एंगल सेम है। मैं रिवर्स से कर रहा हूं, रिवर्स मतलब 90 डिग्री से। पहले वाला केस में ऐसा नहीं था। ये मान लिया मैंने 30 डिग्री है, तो ये भी कितना है? 30 डिग्री। ये अगर 30 है, चलो इसको 45 ही मान लेते हैं, 40 डिग्री ही मान लेते हैं। बोलोगे सर सिर्फ 45 से ही कर रहे हैं, 40 डिग्री है, तो ये कितना हो रहा है रे? 50 डिग्री, है ना। ये अगर 50 डिग्री है
ये अगर 90 डिग्री है मतलब दोनों मिला के 140 हुआ ना, अगर 140 हुआ तो ये 40 डिग्री होना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। ये अगर 40 है, अभी ये कितना है रे? 50 है, तो ये भी कितना है रे? 50 है। ये अगर 50 है तो ये कितना है रे? 40 है। ये कितना है रे? 40 है। आया ना? अच्छा ये अगर 40 है तो ये भी 40 है। मानते हो या नहीं मानते? ये देखो ये अपोजिट एंगल है, तो ये देखो ये जो रिफ्लेक्टेड रे, जो सेकंड रिफ्लेक्टेड रे के साथ बना रहा है, मान लो इसको साइड ज्वाइनर, तो 40 40 कितना आ रहा है रे? 80। और ये भी जो इंसिडेंट रे ये भी इसके साथ क्या बना रहा है? 40 40 80। मतलब ये दोनों इक्वल है एंगल। अगर सिमिलर एंगल है मतलब दोनों इक्वल आ रहा है, सिमिलर एंगल पकड़ सकते हैं, मतलब ये जो इनिशियल इंसिडेंट रे है और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे जो है वो दोनों पैरेलल है। ये वो दोनों पैरेलल। कोई शक वाली बात इसमें नहीं आना चाहिए, है ना? हो गया रेट्रो रिफ्लेक्शन, अच्छे से कर लिया, बहुत आसान है। अभी चलते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रोटेशन ऑफ मिरर। मैं पहले ही बता रहा हूं, अगर किसी ने प्रोटेक्टर, पेंसिल, कंपास ये सब लेके अगर नहीं बैठे हो तो वीडियो को पॉज मोड में डालो, जियोमेट्री बॉक्स लेके आओ, बैग से लेके आओ या लाइब्रेरी से लेके आओ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, जरा भी समझ में नहीं आने वाला है, जरा भी समझ में नहीं आने वाला है। चलो शुरू करते हैं रोटेशन। रेट्रो रिफ्लेक्शन में बता दिया थोड़ा बहुत। रोटेशन ऑफ मिरर, इसको मैं थोड़ा रिवर्स करके बताऊंगा। मैं ऐसा मानता हूं थोड़ा रिवर्स करके बताने से थोड़ा बहुत बच्चों लोगों को आसानी मिलता है। उसके बाद मैं थ्योरेटिकल इसको डिटेल्स भी करूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मान लिया जाए मैंने एक मिरर कंसीडर किया, है ना? दो तीन चीज मैं कराऊंगा। मान लो मैंने सोर्स को फिक्स रखा, सोर्स से रे आया, इस पॉइंट पे इंसिड किया, कौन सा पॉइंट पे? O। उस पॉइंट पे मैंने ड्रॉ किया नॉर्मल n1। कौन सा नॉर्मल ड्रॉ किया रे? n1। मान लो इनिशियल कंडीशन मिरर का है m1 m1 डैश, इनिशियल कंडीशन मिरर का m1 डैश। तो ये अगर मैं वैल्यू से पुट कर रहा हूं, पहले देख लेना पड़े अच्छे से। ये अगर मान लो मैंने लिया 40 डिग्री, तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल भी होगा 40 डिग्री। थोड़ा मैं अंदर लिख रहा हूं ताकि समझ में आए। 40 डिग्री, तो ये भी इंसिडेंट एंगल कितना होगा? 40 डिग्री। देखो अभी जो रोटेशन का बात है, ये रोटेशन बहुत टाइप से पॉसिबल है। मैं एक एंड को फिक्स रखा और मिरर को रोटेट कर सकता हूं, है ना? मैं मिड पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को फिक्स रखा और मिरर को रोटेट कर सकता हूं। दोनों केस जानना बहुत जरूरी है, दोनों केस जानना बहुत जरूरी है। मान लिया जाए मैं इस मिरर को रोटेट किया लेफ्ट साइड के हिसाब से क्लॉकवाइज, तो मिरर का स्थिति क्या होगा रे? मिरर का स्थिति क्या होगा रे? इसको मैंने ऐसे रोटेट किया, उसी मिरर को, दूसरा मिरर नहीं, ये हो गया आपका M2 डैश। अभी बोलोगे दूसरा मिरर हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? उसी मिरर को मैं दूसरा कलर से दिखा रहा हूं, उसी मिरर को मैं रोटेट किया, नया पोजीशन जो मिला उसको, वो हो गया M2 डैश। अगर मैंने इसको इस साइड में कितना डिग्री, सपोज 20 डिग्री रोटेट किया, तो ये अगर क्लॉकवाइज ऊपर से 20 गया तो एंटी क्लॉकवाइज भी 20 आना जरूरी है, एंटी क्लॉकवाइज भी 20 आना जरूरी है ना? मुझे अभी बताओ ये जो नया पोजीशन अचीव किया रोटेट करने से, उसका नॉर्मल क्या सेम जगह पे रहेगा? जरा भी नहीं। अगर मैंने कुछ एंगल टिल्ट किया तो नॉर्मल भी ऐसे जाएगा। तुम लोग प्रोटेक्टर के साथ एकदम देख लो, सेम वैल्यू के साथ ही देख लो, बाद में अपने आप वैल्यू चेंज करके देख लेना। तो नया जो नॉर्मल आएगा वो हमें नजर आ रहा है, मैंने इसको सीधा कर दिया,
तो नया नॉर्मल भी सीधा हो जाएगा। ये एंगल, ये जो एंगल है ये भी हो जाएगा आपका 20 डिग्री। इसमें किसी का डाउट जरा भी नहीं होना चाहिए। अगर मैंने इसको 20 डिग्री रोटेट किया तो इसका नॉर्मल भी 20 डिग्री रोटेट करेगा रे, नहीं करेगा क्या? करना चाहिए, करेगा ही। अभी नया नॉर्मल के साथ क्योंकि मैंने सोर्स को फिक्स रखा, क्योंकि मैंने सोर्स को फिक्स रखा, समझना, क्योंकि मैंने सोर्स को फिक्स रखा, तो नया नॉर्मल के साथ अभी इंसिडेंट एंगल कितना बन रहा है रे? पहले था 40 और नॉर्मल शिफ्ट हुआ 20, 40 और 20 कितना हो रहा है रे? 60 डिग्री हो रहा है या नहीं हो रहा है? 60 डिग्री हो रहा है। तो नया जो रिफ्लेक्टेड रे था ये था आपका R1, नया जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, नया जो रिफ्लेक्टेड रे होगा R2, एकदम प्रोटेक्टर से बनाना रे। नया जो रिफ्लेक्टेड रे होगा R2, वो भी अभी जो नया नॉर्मल आएगा उसके साथ कितना बनाना जरूरी है? 60 डिग्री। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना? एक चीज तुम लोगों ने गौर किया क्या? पहला जो नॉर्मल था और पहला जो रिफ्लेक्टेड रे था उसके बीच का एंगल कितना था? 40 डिग्री। अभी जो नया नॉर्मल बना उसने 20 डिग्री ले लिया, इसका मतलब पहला रिफ्लेक्टेड रे नया नॉर्मल के साथ 20 डिग्री होगा। होगा या नहीं होगा? होगा ना। मैं पहले फिर से बता देता हूं। पहला जो नॉर्मल था और पहला रिफ्लेक्टेड रे था उसके बीच का एंगल था 40 डिग्री, क्योंकि इंसिडेंट एंगल पहला केस में 40 डिग्री था। अभी जब नॉर्मल शिफ्ट हुआ, कितना डिग्री शिफ्ट हुआ? 20। मतलब नया जो नॉर्मल बना वो पहला वाला रिफ्लेक्टेड रे के साथ कितना एंगल बनाया? 20। तो पहला वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है, अगर दूसरे रिफ्लेक्टेड रे नया नॉर्मल से 60 डिग्री बना रहा है, तो पहला रिफ्लेक्टेड रे अगर 20 डिग्री खत्म हो गया, 20 डिग्री चला गया, 20 डिग्री टिल्ट हुआ, तो ये 40 डिग्री होना जरूरी है। 40 डिग्री होना जरूरी है या नहीं है? डायग्राम एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ डायग्राम, कोई टेंशन नहीं है, साफ साफ डायग्राम एकदम देख लो, है ना? बार बार रिवाइंड करके भी देख लो, मैंने वैसे भी रिपीट किया, फिर भी रिवाइंड करके देख लेना। एक चीज यहां से कंफर्म हो गया, मैंने मिरर को कितना रोटेट किया था रे? मिरर को मैंने एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को फिक्स रख के या फिर मिड पॉइंट या किसी भी एक बीच में पॉइंट को फिक्स रख के अगर मैंने मिरर को 20 डिग्री रोटेट किया, मान लेते इसको थीटा, है ना? तो रिफ्लेक्टेड रे इधर कितना रोटेट हो रहा है रे? 40 डिग्री, मतलब कितना आ रहा है? ट्वाइस थीटा। एक चीज दिमाग में डाल लेना, अगर मैंने मिरर को सोर्स को फिक्स रखते हुए 20 डिग्री रोटेट किया या फिर थीटा कोई भी एक एंगल से रोटेट किया, तो उसका रिफ्लेक्टेड रे डबल का उस एंगल से रोटेट होगा, डबल का उस एंगल से रोटेट होगा। अच्छा एक बात मुझे बता, मैंने यहाँ पर थीटा लिया तो ये आया ट्वाइस थीटा। ऐसा है क्या कि मैंने मिरर का तो थीटा रोटेट किया और वो जो रिफ्लेक्टेड रे है, मान लो ये थीटा रोटेट करने में मुझे टाइम लगा t, मुझे टाइम कितना लगा रे? t, मुझे टाइम कितना लगा रे? t। तो क्या है ये ट्वाइस थीटा जो है वो क्या पहले मैंने इसको रोटेट किया और वो धीरे धीरे जाएगा, ऐसा है क्या? मैंने थीटा रोटेट किया t टाइम में, मैंने उसको चलो रोटेट कर दिया, टिल्ट कर दिया, मैंने क्या किया रे? टिल्ट कर दिया। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या? अच्छा चलो मैं धीरे धीरे जाता हूं, ऐसा है क्या? जरा भी नहीं। रिफ्लेक्टेड रे वो ट्वाइस थीटा जाएगा लेकिन उसी टाइम पे जाएगा, उसी टाइम, उसी में जैसे इसको टिल्ट किया वो तुरंत ही डबल एंगल जाएगा लेकिन उसी टाइम पे जाएगा। ऐसा तो कॉमन सेंस की इसको लगा मैं धीरे धीरे थोड़ी ना ये जाएगा, ये टाइम 10 सेकंड लिया तो ये 20 सेकंड बाद फिर से जाके फिक्स होगा, ऐसा नहीं है। लाइट का ऐसा प्रॉपर्टी नहीं। अच्छा ये थीटा बाय टी इसको मैं क्या बोलता हूं? इसको मैं नहीं, सब लोग जानता है। क्या बोलता है? ओमेगा। क्या बोलता है रे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसको क्या बोलते हैं रे? ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो उधर ये अगर एंगुलर वेलोसिटी मैंने मिरर का दिया ओमेगा, कितना दिया रे? ओमेगा। तो ये कितना आ रहा है? ट्वाइस ऑफ थीटा बाय टी, मतलब क्या आ रहा है रे? ट्वाइस ओमेगा। मतलब मैंने अगर थीटा एंगल दिया तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट कितना हो रहा है?
ट्वाइस थीटा सेम टाइम में होगा। तो अगर मैंने इसको एंगुलर वेलोसिटी दिया ओमेगा मतलब थीटा बाय टी, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट होगा रे, कितना एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होगा, ट्वाइस ऑफ ओमेगा, ट्वाइस ऑफ ओमेगा, ट्वाइस ऑफ ओमेगा। सेम अगर पकड़ लो एंगुलर एक्सेलरेशन दिया अल्फा, तो ये भी कितना हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, ट्वाइस ऑफ अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन अगर मैंने दिया अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा रे, ट्वाइस ऑफ अल्फा। तो ये चीज ध्यान रखना। ये केस क्या था, केस था मिरर रोटेटेड और फिक्स क्या है, सोर्स फिक्स्ड, सोर्स फिक्स्ड, सोर्स फिक्स, सोर्स को मैंने फिक्स रखा। मिरर रोटेट किया ये भी बोल सकते हैं इस केस में, मैंने जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है उसको फिक्स रखा, उसको मैंने फिक्स रखा। चलो उसको एनालिटिकली भी देख लेते हैं, कभी कभी पूछता है बोर्ड वगैरह में, सीबीएसई हो या फिर कोई भी बोर्ड हो, फिर से उसी चीज को ड्रॉ करना है। चलो कर देते हैं एक बार। ये इनिशियल कंडीशन m1 m1 डैश, सेम चीज को मैं कर देता हूं, उससे पहले मैं बता भी देता हूं क्यों मैंने ये कर दिया, ताकि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट फिक्स रहे। ये सोर्स फिक्स्ड, ये नॉर्मल n1, ये एंगल कितना बनाया, सपोज i1, सपोज i1, सपोज i1। तो रिफ्लेक्टेड रे भी पहला केस में कितना होगा रे, r1। और मुझे पता है, मुझे क्या पता है, i1 इज इक्वल टू r1, मुझे क्या पता है, i1 इज इक्वल टू r1। मैंने उसको रोटेट किया कितना, सपोज अल्फा, कितना रोटेट किया रे, अल्फा, कितना रोटेट किया अल्फा, कितना रोटेट किया मिरर को, सोर्स फिक्स रखते हुए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट फिक्स रखते हुए उसको रोटेट किया अल्फा। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो पहला वाला केस में नॉर्मल थोड़ा इतना सीधा नहीं होगा, ये था नॉर्मल का पोजीशन पहला केस में। तो अभी नॉर्मल कितना शिफ्ट होगा, सीधा हो जाएगा नॉर्मल n2, वो नॉर्मल भी कितना शिफ्ट होगा रे, अल्फा। मैं ऑलरेडी बोला था कितना होगा रे, अल्फा। तो अभी देखो जो सोर्स फिक्स था, इंसिडेंट एंगल था अल्फा 1, अभी वो कितना हो गया है, अल्फा 1 सॉरी i1 प्लस अल्फा, है ना। अभी नया, तो अभी नया रिफ्लेक्टेड रे कहां पे जाएगा, नया रिफ्लेक्टेड रे कहां पे जाएगा, इधर जाएगा r2, है ना। मैंने अभी मान लिया ये रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट किया बीटा, ये रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट किया रे बीटा, ये रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट किया बीटा। रिपीट, पहले मिरर m1 m1 डैश, नॉर्मल n1, सोर्स फिक्स, i1 एंगल से आया, r1 से रिफ्लेक्ट हो गया, मुझे लेकिन पता है i1 इज इक्वल टू r1 है ना। अभी उसको मैंने टिल्ट किया अल्फा एंगल से, तो नॉर्मल भी कितना टिल्ट होगा रे, अल्फा। तो अकॉर्डिंगली नया नॉर्मल के साथ ये जो इंसिडेंट रे का एंगल है वो भी बढ़ गया i1 प्लस अल्फा। तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होना पड़ेगा, रोटेट होना पड़ेगा या नहीं, रोटेट होना पड़ेगा या नहीं, रोटेट होना ही पड़ेगा। रोटेट कितना होगा, मैंने मान लिया बीटा, मैंने मान लिया बीटा। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, अभी जो नया एंगल बना I2 और नया नॉर्मल के साथ नया रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाया R2, ये दोनों भी इक्वल है, I2 इज इक्वल टू R2, इसमें कोई शक वाली बात नहीं होगा, कोई शक वाली बात नहीं होगा। मैं ये क्या बोल सकता हूं, ये जो I2 है, ये I2 को मैं क्या बोल सकता हूं, I1 प्लस अल्फा, I1 प्लस अल्फा मैं बोल सकता हूं क्या, ये जो I2 एंगल है इसको मैं I1 प्लस अल्फा बोल सकता हूं क्या, जरूर बोल सकता हूं, है ना। एक काम करो, मैंने I2 को फिक्स रखा, I2 को फिक्स रखा, I2 क्या था रे, I1 प्लस अल्फा, I2 को मैंने फिक्स रखा, I1 को मैं बोल सकता हूं क्या, ये देख लेना I1,
I1 को मैं क्या बोल सकता हूं, R1, देख लेना, R1 माइनस अल्फा प्लस बीटा, बोल सकता हूं या नहीं। I2 कितना है, I1 प्लस अल्फा, और I2 में क्या बोल सकता हूं, I1 R1, देख लेना अच्छे से, ये था R1, R1 से अल्फा गया तो ये आ गया। बार बार डाउट होगा, मैं बोल रहा हूं इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो I2 है, ये I2 क्या था रे, I1 प्लस अल्फा, देख लो I1 प्लस अल्फा, और ये जो I2 या फिर मान लो R2 ही जो है, R2 ही मान लो, I2 क्योंकि I2 और R2 सेम, R2 को मैं क्या बोल सकता हूं, R1 से अल्फा खत्म हो गया तो ये रहा R1 माइनस अल्फा, ये आ गया प्लस बीटा, मैं बोल सकता हूं या नहीं, बोल सकता हूं या नहीं, बोल सकता हूं, क्योंकि I2 और R2 सेम है, I1 R1 तो सेम है ही, सिमिलरली I2 R2 भी सेम है, तो I2 के जगह मैंने मान लो लिखा I1 प्लस क्या है अल्फा, और R2 के जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं रे, R1, वहां से अल्फा गया है तो ये एंगल आ गया R1 माइनस अल्फा, और साथ में ये एडअप होगा बीटा, एडअप होगा या नहीं। अच्छा I1 और R1 सेम है, दोनों कैंसिल आउट, अल्फा को इस साइड में लेके आ जाओ, ट्वाइस अल्फा इज इक्वल टू बीटा, या फिर मैं बोल सकता हूं बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा। ये मैं एनालिटिकली शो किया, एनालिटिकली शो किया, मैं बार बार बोल रहा हूं वैल्यू से नहीं, एनालिटिकली, तो मैं ज्योमेट्रिकली एनालिटिकली शो कर दिया। अगर मैंने मिरर को रोटेट किया अल्फा, है ना, तो वो रिफ्लेक्टेड रे बीटा जो होगा वो डबल ऑफ अल्फा होगा, ट्वाइस ऑफ अल्फा, ट्वाइस ऑफ अल्फा, ट्वाइस ऑफ अल्फा। इसको बहुत अच्छे से याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। और तो मैं बता दिया एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी भी एक इंपॉर्टेंट सा चीज है, मिरर को तो मैं रोटेट करूंगा, सोर्स भी फिक्स रहेगा, लेकिन मिरर को मैं एंड को फिक्स रखते हुए रोटेट करूंगा, मिरर को मैं एक एंड को फिक्स रखते हुए रोटेट करूंगा, तब मुझे देखना है कि क्या होता है, तब मुझे देखना है कि क्या होता है। उसके बाद मैं थोड़ा क्वेश्चन तुम लोगों को कराने के लिए भी बोलूंगा, करने के लिए कैसे क्या होता है। मान लिया जाए ये प्लेन मिरर है जिसका पोजीशन फिक्स है, क्या है, पोजीशन फिक्स है, मान लो ये x एक्सिस से ले लेते हैं, क्योंकि मैं कंसीडर करूंगा क्या है, एक पॉइंट को फिक्स रखना है। तो मान लो कोई भी एक सोर्स से रे आया, रिफ्लेक्ट हो गया, रे आया और रिफ्लेक्ट हो गया, मान लो ऐसे आया, मैंने मान लिया ये जो ग्लेंसिंग एंगल है, क्योंकि मैं पॉइंट पे लिया इसलिए मैं ले रहा हूं अल्फा है, तो ये तो पता ही है ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा, और ये भी कितना हो जाएगा अल्फा। मतलब ये था इनिशियल कंडीशन ए, और ये आ गया मान लो बी पे, है ना, ये मान लो बी पे आ गया, ये मान लो नॉर्मल है। अभी देखो बड़े प्यार से देखो, अभी मैंने क्या किया, इसको टिल्ट किया, टिल्ट किया, टिल्ट किया मतलब इसको मैंने उठाया, इस मिरर को, ये मिरर है, इसको मैंने उठाया, इसको मैंने उठाया, कितना एंगल से उठाया, सपोज मान लो 5, कोई भी अल्फा भी पकड़ सकते हो, मैं थोड़ा डाउट ना होने के लिए, पहले वाला केस में और इस केस में अगर डाउट पैदा ना हो तो मैंने पहला में लिया था थीटा वगैरह या फिर अल्फा बीटा, यहां पर मैं बता रहा हूं अल्फा पाई से, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अभी देखो अगर ये एक पॉइंट सोर्स फिक्स है, तो अभी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये जो O था, अभी यहां पे हो गया वो डैश, अभी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यहां पे हो गया वो डैश, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो उस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल का पोजीशन मैंने मान लिया कितना है n डैश, मैंने मान लिया कितना है रे n डैश, मैंने मान लिया कितना n डैश, तो अभी रिफ्लेक्टेड रे भी नया जैसे आएगा, आएगा ना, आएगा रे या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। सपोज इसको, इस ग्लेंसिंग एंगल को मैंने माना अल्फा डैश, तो ये तो पता ही है ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा डैश, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा डैश, और ये हो जाएगा अल्फा डैश, है ना, याद रखना। अच्छा ये एंगल कितना होगा बताओ, बताओ रे,
अरे ये दोनों देख लो, ये मिरर है और ये इंसिडेंट रे है। अगर जियोमेट्रिकली ट्रीट करोगे तो ऑपोजिट एंगल, ये अगर अल्फा डैश है तो ये भी अल्फा डैश होना जरूरी है, ये भी अल्फा डैश होना जरूरी है। पहले था रिफ्लेक्टेड रे बी इस पॉइंट पे था, अभी क्या हो गया रे, बी इधर आ गया। सपोज मान लो ये कितना रोटेट किया, थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। अभी मुझे शो करना है कि ये जो मैंने एक एंड पॉइंट को फिक्स रख के इसको रोटेट किया था फाई एंगल से, उस हिसाब से ये रिफ्लेक्टेड रे थीटा कितना रोटेट हो रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे थीटा कितना रोटेट हो रहा है। चलो मैं ये तो बता दिया ट्वाइस अल्फा है, सॉरी ये अल्फा डैश प्लस अल्फा डैश, ये क्या हो गया ट्वाइस अल्फा। ये ट्रायंगल कंसीडर कर लो, ये ट्रायंगल कंसीडर, सपोज सी, मैं अगर बोला ओ ओ डैश सी, ट्रायंगल ओ ओ डैश सी में, ट्रायंगल ओ ओ डैश सी में मैंने अगर ये बोला, देख लो थीटा प्लस अल्फा डैश कितना हो रहा है, ट्वाइस ऑफ अल्फा डैश प्लस ये दोनों एंगल मिला के 90 प्लस 90 माइनस ट्वाइस अल्फा, तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा रे, मैं दिखा दूं क्या, ये देख लो ये एंगल कितना हो रहा है रे, ये एंगल क्या हो जाएगा रे, 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो क्या हो रहा है रे 180 डिग्री माइनस ट्वाइस अल्फा। तो यहां से क्या, ये थीटा चला गया, ये अल्फा डैश प्लस अल्फा डैश ट्वाइस अल्फा डैश चला है, प्लस 180 डिग्री माइनस ट्वाइस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री में बोल सकता हूं क्या, इज इक्वल टू 180 डिग्री में बोल सकता हूं क्या, इज इक्वल टू 180 डिग्री में बोल सकता हूं ना। ट्रायंगल का सम तीन एंगल कितना है 180 डिग्री, 180 डिग्री 180 डिग्री कैंसिल आउट, मैं यहां से बोल सकता हूं थीटा इज इक्वल टू, ये चला जाएगा उस साइड में, प्लस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ अल्फा माइनस अल्फा डैश आया। लेकिन ये फाई का हिसाब से अभी लेके जाना पड़ेगा, मतलब ये अल्फा माइनस अल्फा डैश को फाई का हिसाब से लेके जाना पड़ेगा। तो लेके जा सकते, बहुत आसान, कैसे कैसे, बहुत आसान। अगर अल्फा अल्फा डैश और थीटा का बीच का निकालना है तो ये ट्रायंगल पकड़ लो, किसको, ट्रायंगल एक्स ओ O1 एक्स ओ सॉरी ओ डैश, एक्स ओ ओ डैश अगर मैंने लिया, एक्स ओ ओ डैश को मैंने लिया, तो देख लो ये एक्सटर्नल एंगल है, क्या है अल्फा, है ना, और उस ट्रायंगल का हिसाब से इन दोनों का इंटरनल का सम कितना होगा रे, फाई प्लस अल्फा डैश, देख लो फाई प्लस अल्फा डैश इज इक्वल टू अल्फा, वहां से मुझे फाई कितना मिल रहा है रे, अल्फा माइनस अल्फा डैश मिल रहा है क्या, बोर्ड में आ रहा है क्या, देख लो बोर्ड में आ रहा है क्या, अल्फा माइनस अल्फा डैश इज इक्वल टू फाई आ रहा है क्या, मतलब देख लो थीटा कितना आया, अल्फा माइनस अल्फा डैश को मैं लिख सकता हूं फाई। तो तुम अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को फिक्स रख के रोटेट करो या फिर एक एंड को फिक्स रख के रोटेट करो, रिफ्लेक्टेड रे जितना तुम रोटेट करोगे मिरर को उसका डबल एंगल से रोटेट होगा। और रही बात एंगुलर वेलोसिटी का, तो भी सेम, ये अगर फाई जा रहा है टी टाइम पे, ये थीटा थोड़ी ना कितना टाइम पे जाएगा रे, थोड़ी ना सेम टाइम पे जाएगा टी, तो उसी हिसाब से ये अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हुआ, इसका भी एंगुलर वेलोसिटी देखो ये कितना रोटेट हो, पहले इधर था अभी इधर है, इसको मैं इधर रोटेट किया मिरर को तो रिफ्लेक्टेड रे इधर रोटेट हुआ, है ना। तो ये अगर ओमेगा से मैं रोटेट किया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो ये भी ट्वाइस ओमेगा, ये अगर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन दिया, ये अल्फा उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना, एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल होता है अल्फा, तो वो हो जाएगा ट्वाइस अल्फा। तो ये जो रोटेशन है, रोटेशन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इजी इजी पूछ सकता है, इतना टफ नहीं है। मैं कुछ तुम लोग को होम टास्क देता हूं, बना लेना, स्पेशली जेई वाला, स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूं जेई वाला क्या होता है मैं बताता हूं। होता ये है एग्जाम में पूछता है मिरर को तो रोटेट किया, मैंने अब तक डिस्कस कर रहा था उसका पोजीशन वेरिएशन कर रहा था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और साइड पॉइंट, कभी कभी बोलता है सोर्स क्या हुआ, सोर्स भी रोटेट किया, सोर्स भी रोटेट किया, तो तुम लोगों को कुछ एनालिटिकल ज्योमेट्री की जरूरत नहीं, सिंपल सा बनाना है एक मिरर, है ना, मान लो उसके सोर्स ये है, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे R1 कुछ नॉर्मल होगा N1, कुछ नॉर्मल होगा N1, कुछ नॉर्मल होगा N1, तुम लोग एंगल पकड़ लेना,
अभी जेई में क्या होता है, जेई में जेई है भाई, बहुत सारा चीज हो सकता है। इसको रोटेट किया और बोलता है तुम सोर्स का दिशा में रोटेट किया, ये भी बोलता है, या फिर बोलता है सोर्स से दूर रोटेट किया। सिमिलरली ये भी बोलता है सोर्स को भी फिक्स ना रख के मिरर से दूर रोटेट किया, है ना। देख लेना क्या क्या ऑप्शन, सोर्स को फिक्स ना रख के सोर्स को मिरर से दूर रोटेट किया, मिरर को सोर्स के पास रोटेट किया, या फिर ये भी बोल सकते हैं मिरर को सोर्स से दूर रोटेट किया, सोर्स को भी मिरर से दूर रोटेट किया। तो वो सब एंगल लेके, आर्बिट्रेरी एंगल लेके, और ये भी बोल सकता है कि ये अगर थीटा रोटेट किया तो सोर्स को भी मैंने थीटा रोटेट किया, या फिर ये भी बोल सकता है अगर मैंने मिरर को अल्फा रोटेट किया और सोर्स को बीटा रोटेट किया, तो वो सब वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के तुम लोग एक कंक्लूजन में आना। अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं ट्यूटोरियल क्लास में मैं ये समझा के दूंगा। पर अगर तुम लोग जेई वाला प्रोटेक्टर वगैरह लेके दोनों पोजीशन सोर्स का भी और मिरर का भी अगर तुम लोग रोटेट करोगे कुछ एंगल के साथ, वैरायटीज ऑफ एंगल के साथ, तो तुम लोग को नजर आएगा कि ये जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे आएगा उसमें भी कितना रोटेशन किसका डायरेक्शन पे होगा। हो गया ना। एक चीज मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, वो पहला वाला केस में जब मैं बताया था मिरर रोटेटेड ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड सोर्स इज फिक्स, तो देखना रिफ्लेक्टेड रे जो था वो सोर्स से दूर गया था। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि नीट में क्या होता है आजकल थियोरेटिकल एक दो क्वेश्चन पूछता है, तो रिफ्लेक्टेड रे देखना सोर्स से दूर गया था, ऐसा नहीं पहला जो रिफ्लेक्टेड रे था उससे आगे आ गया था, आगे आया था क्या, नहीं। तो मैंने अगर मिरर को सोर्स के पास लेके गया कुछ एंगल के साथ, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो सोर्स से भी दूर जाएगा, फाइनल जो रिफ्लेक्टेड रे। बस रोटेशन इतना तक मैं बोल रहा हूं, एक ट्यूटोरियल क्लास में दूंगा, जेई वाले के लिए लेना जरूरी है क्योंकि वहां पर सोर्स का भी पोजीशन वेरिएंस होता है। तो आज के लिए लेक्चर 3 इतना ही, ट्यूटोरियल क्लास में बीच में लूंगा तो हो जाएगा, नहीं तो लेक्चर 4 में मैं डायरेक्टली इमेज शुरू करने वाला हूं, और इमेज में तुम लोगों को फील आने वाला है कि क्या है इमेज, क्या है हम, है ना। थैंक्स अ लॉट एवरीवन।